चुनावी नतीजे ये सिर्फ हार जीत का स्कोर कार्ड नहीं होते, ये तो जनता की आवाज है। इस पड़ताल का मकसद सिर्फ पोहरी के नतीजों को समझना नहीं है, बल्कि उन आंकड़ों के जरिए एक ऐसा रास्ता बनाना है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करना है जो जमीन से जुड़ा हो और सही मायनों में लोगों के लिए काम करे। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले वहां की जमीन, वहां की मिट्टी को समझना बहुत जरूरी होता है। पोहरी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का एक अहम हिस्सा है और इसकी पहचान अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से है। हमारा ये विश्लेषण यहीं से, यहाँ के लोगों, उनके संघर्षों और उनकी उम्मीदों से ही शुरू होता है। और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इन आंकड़ों को सिर्फ नंबरों की तरह नहीं देख रहे, नहीं, हम इन्हें एक कहानी की तरह देख रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो पोहरी के लोगों की जरूरतों, उनकी उम्मीदों और हाँ, उनकी निराशाओं से बुनी हुई है। तो चलिए इन आंकड़ों की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि पोहरी की असली कहानी क्या है। हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे और एक ठोस, काम करने लायक रणनीति तक का सफर तय करेंगे। तो वोटों की गिनती पर आने से पहले एक नज़र उन पर डालते हैं जो वोट देते हैं, मतलब पोहरी की जमीनी हकीकत आखिर है क्या। पोहरी का जो सामाजिक ताना बाना है वो मुख्य रूप से ग्रामीण है। यहाँ की राजनीति की धुरी खेत और किसान ही हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की एक बड़ी आबादी है और उनकी आवाज यहाँ निर्णायक होती है। असल में यही वो लोग हैं जो तय करते हैं कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। आंकड़े तब तक बेजान रहते हैं जब तक हम उनके पीछे के इंसान को, उसके दर्द को ना समझें। ये जो शिकायत आप देख रहे हैं, ये किसानों के बीच बहुत आम है। ये हमें सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उनकी रोज की लड़ाई की आवाज है। अब बात करते हैं उन ठोस नंबरों की जो इस पूरी कहानी को एक मजबूत आधार देते हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत की असली पुष्टि तो आंकड़ों से ही होती है। ये नंबर ही इस कहानी की नींव हैं। 2023 में 83% मतदान, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पोहरी के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हो चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वोट डालने के लिए बाहर निकलना, ये अपने आप में एक बड़े बदलाव का संकेत था। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। 2013 से लेकर 2023 तक वोटिंग का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। ये चढ़ता हुआ ग्राफ क्या बताता है? ये बताता है कि लोगों का मौजूदा व्यवस्था से शायद मोहभंग हो रहा था और वो अपनी आवाज और ज्यादा जोर से सुनाना चाहते थे। यहाँ पर कहानी और भी साफ हो जाती है। आप देखिए, 2008 में बीजेपी लगभग 40% पर थी और कांग्रेस महज 12% पर। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ने लगातार वापसी की और 2023 में 51% से ज्यादा वोट लेकर एक बड़ी निर्णायक जीत हासिल की। ये दिखाता है कि वोटरों की वफादारी कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वो समय और मुद्दों के साथ बदलती है। और देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जानकारी के साथ बोलना हमारी एक जिम्मेदारी है। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना हमारे संविधान का एक मूल सिद्धांत है और यही हमारी हर बहस, हर चर्चा का आधार होना चाहिए। तो ये आंकड़े, ये नंबर हमें आखिर बता क्या रहे हैं? चलिए अब ये समझते हैं कि 2023 के जनादेश के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थी और इसका असल मतलब क्या है। 2023 के नतीजे देखिए। कांग्रेस को एक तरफा एक बहुत बड़ी जीत मिली। बीजेपी का वोट शेयर करीब 26% पर बना रहा। ये उनका एक मजबूत आधार तो दिखाता है, लेकिन जीत के लिए काफी नहीं था। और यहाँ पर बीएसपी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जो लगभग 20% वोट के साथ एक तीसरी बड़ी ताकत बनकर उभरी। ये स्लाइड दोनों मुख्य पार्टियों की कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ कांग्रेस का एक शानदार पुनरुद्धार है और दूसरी तरफ बीजेपी की अपनी मौजूदा चुनौतियां। इसके पीछे जमीनी कारण क्या है, रणनीति क्या है, अब जरा वो समझते हैं। चलिए अब इन आंकड़ों के आधार पर एक रणनीतिक विश्लेषण करते हैं। किसी भी पक्ष का समर्थन किए बिना बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखते हैं कि मौजूदा स्थिति में ताकतें क्या हैं और कमजोरियां क्या है। तो बात यह है, 2023 की लगभग 50,000 वोटों की जीत एक जबरदस्त ताकत है, लेकिन ये जीत बीएसपी के वोट काटने पर भी काफी हद तक निर्भर थी और ये एक बड़ी कमजोरी है।
मौका इस बात में है कि जो 83% लोग वोट डालने निकले उन नए वोटरों को अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन खतरा बीजेपी की उस ठोस 26% वोट बैंक से हमेशा बना रहेगा, जो मौका मिलते ही वापसी कर सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? अब हम सिर्फ विश्लेषण से आगे बढ़ेंगे और एक्शन की बात करेंगे, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो इस चुनावी जीत को एक असरदार और जिम्मेदार शासन में बदल सके। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन लोगों का विश्वास जीतकर एक विरासत बनाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो ये रास्ता कैसे तय होगा? ये रास्ता इन 4 स्तंभों पर टिका है। पहला, अर्थव्यवस्था, यानी किसानों की समस्याएं और सड़कें। दूसरा, सामाजिक न्याय, मतलब हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। तीसरा, संगठन, यानी बूथ लेवल तक मजबूत पकड़। और चौथा, एक ऐसा नैरेटिव बनाना, एक ऐसी कहानी बनाना जो भरोसे और काम पर टिकी हो। ये एक मुकम्मल नजरिया है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे उन 4 स्तंभों को चुनाव तक एक ठोस कदम दर कदम योजना में बदला जा सकता है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि जमीन पर उतरने वाला एक एक्शन प्लान है जिसमें हर एक दिन की अपनी अहमियत है। और अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। ये पूरी मेहनत, ये पूरी कवायद सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद तो पोहिरी के लोगों के साथ विश्वास का एक अटूट रिश्ता बनाना है। और आज के आधुनिक दौर में जब हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो एक नैतिक जिम्मेदारी भी साथ आती है। लोगों की सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये हर नागरिक के प्रति सम्मान का एक मौलिक कार्य है। तो विश्वास की ये विरासत बनाने के लिए इन 4 कदमों पर ध्यान देना होगा। गांव-गांव तक सीधी बातचीत, जमीनी संगठन को ताकत देना, लोगों की रोज सुनवाई करना और उनकी सबसे बड़ी समस्याओं यानी रोजगार और खेती का समाधान करने पर पूरा जोर लगाना। तो सवाल ये उठता है कि क्या आंकड़ों पर आधारित और जनसेवा को समर्पित ऐसा ब्लूप्रिंट ही भारत में शासन का भविष्य है? क्या हम राजनीति को सिर्फ नारों से निकालकर समाधान की ओर ले जा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।